क्या गुड मॉर्निंग वगैरह बोल दें? अच्छा, गुड मॉर्निंग क्लास। हम आज आपको समझाते हैं जलवायु विज्ञान। ठीक है, एक बहुत खूबसूरत टॉपिक है जिसमें कई कॉन्सेप्ट हैं। तो बेसिक कॉन्सेप्ट पर हम आज बात करेंगे इसमें, और साथ में हम आपको ये समझा देंगे कि वायुमंडल का स्ट्रक्चर कैसे कैसे चलता है, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला एक बेसिक कॉन्सेप्ट इसमें आता है, वो समझ लें आप कि मौसम किसे कहते हैं। मौसम मतलब वेदर। ठीक है, दूसरा फिर हम, क्योंकि इस चैप्टर का नाम जलवायु है, तो हम ये समझाएंगे आपको जलवायु किसे कहते हैं, मीन्स क्लाइमेट। तो ये दो बेसिक टर्म है, तो हम ये पहले समझाते हैं। देखिए, मौसम के बारे में ये कहा जाता है कि यहाँ पर दो चीज़ें देखी जाती हैं कि किसी भी स्थान का तापमान, वहाँ पर हवा या हम कहें आर्द्रता, ये सब कैसे कैसे परिवर्तित हो रहे हैं, और बहुत शॉर्ट टाइम मतलब हम कहें कम समय या अल्प समय में इनमें जो परिवर्तन होता है वो मौसम कहलाता है। जैसे हम कहें, हमने देखा अभी सुबह कम तापमान था और अब इस समय जो 10-11 बज रहा है तो इस समय क्या तापमान बढ़ गए। ऐसे ही हवाओं की भी गति में परिवर्तन होता रहता है। इसी तरीके से हम कहें आर्द्रता भी वायुमंडल में बढ़ती और घटती रहती है। तो हम मौसम का परिवर्तन कहते हैं मौसम बहुत गर्म है, मौसम ठंडा है, या हम कहते हैं मौसम बहुत शुष्क है। मतलब अगर आर्द्रता कम है तो हम कहेंगे कि मौसम कैसा है, वेदर ड्राई है, या हम कहेंगे वेदर ह्यूमिड है। तो इस तरीके की बातें करते हैं। तो मौसम क्या है, हमारा अल्प समय को दिखाता है। जब इसी तरीके की इन्हीं गतिविधियों की किसी भी स्थान का तापमान, किसी भी स्थान में हवा की गति, आर्द्रता, ये सब हम औसतन 35 वर्ष का देखने लगते हैं, तो हम उसे क्या कह देते हैं, वहाँ का जलवायु। तो दो टर्म है, यानी जलवायु एक बड़ी अवधारणा है। जैसे हम कहें भारत की जलवायु की जब हम जिक्र करेंगे तो हम देखेंगे कि भारत में पिछले 35 वर्ष से टेम्परेचर, औसत टेम्परेचर किसी स्थान का कितना रह रहा है। हम बात करेंगे कि वहाँ हवाओं की गति औसतन कितनी रह रही। हम बात करेंगे कि वहाँ आर्द्रता की स्थिति कैसी रही, तो हम कह देंगे कि वो क्या है, जलवायु। बात समझ रहे? तो मौसम क्या है, क्षणिक है ना। तो आप जानते हैं कि गाने भी चलते, मौसम की तरह बदल तो ना जाओगे। ठीक है, और हालांकि आपको पता है बड़ी दुविधा वाली स्थिति। एक तरफ अगर ना बदले तो कहते हैं कि तुम तो बड़ी दिक्कत, और बदल जाए तो मतलब कोई नहीं चाहता कि वो क्लाइमेट बना रहे। और दूसरी तरफ गाना कैसा बनता है। तो मौसम क्या हम याद रखेंगे, शॉर्ट टाइम के लिए होता है, और क्लाइमेट क्या होता है, लॉन्ग टाइम के लिए। और दोनों में सेम फीचर्स ही देखते हैं, टेम्परेचर, वेलोसिटी ऑफ एयर, और क्या देखते हैं, ह्यूमिडिटी। ठीक है, फिर हम लोग डिटेल में बाद में पढ़ेंगे कि इन पर किन किन घटकों का या फैक्टर्स का इम्पैक्ट होता है। तो यहाँ पर हमें समझना है कि इस चैप्टर में जलवायु विज्ञान, मौसम और जलवायु टर्म छोटा सा। अब हम आगे आपको समझाते हैं स्ट्रक्चर वायुमंडल का कैसे कैसे काम करता है। उसमें पहला छोटा सा एक टर्म है, वायुमंडल किसे कहते हैं। ध्यान से समझिएगा इसे, या हम कहें एटमॉस्फेयर। तो हमने एक चीज बताई थी, पहला एक टर्म पूछा गया है, ये कैसा मिश्रण है, असमांगी मिश्रण। असमांगी मिश्रण किसका है, तो कहा जाता है वायु। वायु का मीन यहां से किस में है, वायु में क्या मिलेगा आपको, गैसेस मिलेंगे, जलवाष्प भी मिलेंगे, और क्या मिलेगा, हाँ एरोसॉल बोलेंगे। धूल के कण मतलब छोटे छोटे कण हैं जिन्हें हम क्या कह देते हैं, एरोसॉल कहते हैं। ये तीन चीजें हमें यहाँ देखने को मिलेंगी। तो हम कहते हैं कि ये वायु का जो आवरण है वही क्या कहलाएगा, वायुमंडल कहलाएगा। लेकिन ये असमांगी मिश्रण है, मतलब उसमें गैसेस हैं, जलवाष्प है, एरोसॉल, ये समान मात्रा में या समान अनुपात में नहीं। असमांगी का मतलब क्या है, समान अनुपात में नहीं। तो ऐसा आवरण पृथ्वी के चारों ओर ऐसा आवरण है जिसी को हम क्या कह देते हैं, वायुमंडल। अब हमें यहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, यहीं से पूछना शुरू कर देते हैं कि गैसेस कैसी कैसी होती हैं। तो गैसेस भी दो तरीके की हमें देखने को मिलती हैं। एक हमें स्थायी गैसें मिलती हैं, और एक कैसी कही जाती है, अस्थायी। तो स्थायी गैसेस कौन सी हैं, कहा जाता है कि जिनके प्रतिशत में परिवर्तन नहीं हुआ है। जैसे 3 गैसेस इसमें मेजर हैं जिनसे क्वेश्चंस भी पूछा गया है। नाइट्रोजन 78.08% की वैल्यू बोली जाती है। ऑक्सीजन जो है वो 20.95% बोला जाता है। ऑर्गन जो है वो 0.93% बोला जाता है।
और ये गैसेस कैसी मानी जाती हैं? अक्रिय और स्थायी गैसेस बोली जाती है, परमानेंट गैसेस हैं, मीन्स इनकी वैल्यू में चेंज सामान्य गैसेस पे नहीं हो रहा। और कुछ अस्थायी गैसेस हैं जिनकी मात्रा में परिवर्तन निरंतर होता चला रहा। जैसे अगर हम बात करें, आपने बहुत सुना होगा CO2, और सर्वाधिक परिवर्तित हो किसमें रहा है? अगर गैसेस से बाहर करें तो सर्वाधिक परिवर्तन किसमें हो रहा है? जलवाष्प में। ये पूछा जाए कि वायुमंडल में किस घटक में सर्वाधिक परिवर्तन होता है, तो वो जलवाष्प में होता है। बात समझ गए? और सर्वाधिक वेरिएशन भी इसी में मिलता है। वेरिएशन का मतलब यह है कि ये कहीं तो 0% अवेलेबिलिटी है और कहीं पर ये कितनी हो सकती है? पूरे वायुमंडल की 4% तक हो सकती है। यानी जितना मटेरियल है हमारे किसमें? वायुमंडल में 100 यूनिट मान लें, तो कहीं कहीं तो जलवाष्प 4% कंट्रीब्यूट कर रही है और कहीं कहीं जलवाष्प है ही नहीं, मीन्स 0% कंट्रीब्यूट कर रही है। इतना बड़ा वेरिएशन अदर किसी घटक में नहीं। बात समझ? फिर एरोसॉल क्या है? आपको पता, जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं वो क्या कहलाते हैं? एरोसॉल कहलाते हैं। और इन्हीं की वजह से हमें पता है बादल बनते हैं। इन्हीं की वजह से हम देखेंगे टेम्परेचर का स्केटरिंग या प्रकीर्णन होता है, और इन्हीं की वजह से हम देखेंगे विकिरण भी संभव है। बहुत घटनाओं के लिए एरोसॉल जिम्मेदार हैं। कुहारा, कुहसा, मौसम संबंधी जितनी घटनाएं होंगी वो किसकी वजह से होंगी? और जलवाष्प की वजह। बात समझ? मौसम संबंधी घटनाओं में गैसेस का कंट्रीब्यूशन है, किनका? अस्थायी का है, स्थायी गैसेस का कंट्रीब्यूशन नहीं। तो बातें समझ पा रहे? तो ये थोड़ी सी चीजें हैं जिन्हें नोट करिए पहले, फिर हम आगे कंटिन्यू करें। ठीक, इसमें पसीना तो इस कदर बह रहा है जैसे हमारा टारगेट है क्लाइमेटोलॉजी को आपको अंडरस्टैंडिंग तक पहुंचाना। ठीक है, इसलिए जैसे हम यहाँ पर अब चीजें लिखा रहे हैं वैसे लिखेगा, क्वेश्चन एक भी इससे बाहर नहीं जाए। बाकी लिखने को हम लिखा, आप बताओ, बहुत नहीं, इसमें कोई मतलब नहीं निकलेगा। नोट हो गया? अच्छा, अब हम इनसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो हम उनके फैक्चुअल डेटा रिकॉल करा देंगे, फिर हम आते हैं मेन स्ट्रक्चर पर, और एक स्ट्रक्चर में ही आप उसका पूरा कंपोजिशन समझ जाएंगे। फैक्चुअल डेटा में ही आप इन चीज़ों को रखेंगे कि जो नाइट्रोजन है इसमें क्या क्या याद रखेंगे। सबसे पहले याद रखेंगे अक्रिय गैस है, अक्रिय गैस ऑक्सीजन को नियंत्रित करती है, नियंत्रित करती है, प्रोटीन निर्माण में सहायक है। ये सब प्रश्न पूछे गए। चिप्स के पैकेटों में भरी जाती है, पैकेटों में प्रयुक्त होती है। O2 के बारे में लिखेंगे जीवनदायिनी, आग या हम कहें दहन क्रिया में सहायक है। आपको शायद पता हो कि प्रोटीन निर्माण, जब तक प्रोटीन के लिए न्यूक्लिक अम्ल बनना जरूरी है, और न्यूक्लिक एसिड जो बनते हैं वो बिना नाइट्रोजन की प्रेजेंस के नहीं बनते। ठीक है, और इसी की वजह से पेड़ पौधों के हरी पत्तियां इत्यादि सब रहती हैं। वो बात अलग, पूछा जाए किस तत्व की वजह से रहती हैं तो क्लोरोफिल कहते हैं। ठीक है, लेकिन वहां पर गैसेस की बात करते हैं तो हमें कौन सा मिलता है? प्रोटीन में नाइट्रोजन की वजह से। चिप्स के पैकेटों में क्यों भरते हैं? क्योंकि अक्रिय होती है और वो उन्हें खराब नहीं होने देती। ऑक्सीजन को कैसे नियंत्रित करती है? क्योंकि बहुत सक्रिय और दहनशील है, तो अक्रिय गैस जब नाइट्रोजन वहां पहुंच जाती है तो वो उसे क्या कर देती? कंट्रोल कर देती। तो इतनी बात। इसमें ये जीवनदायिनी है और क्या है? दहन क्रिया में सहायक। एक चीज और पूछी जाती है कि क्या
प्रारंभ जब हुआ है पृथ्वी का, उस समय ऑक्सीजन एग्जिस्ट करती थी, तो अब प्रारंभ में एग्जिस्ट नहीं करती थी। जब पृथ्वी पर या धरातल पर पादप और जीव आए हैं, उन्हीं से धीरे धीरे किसका इमर्जेंस हुआ है? ऑक्सीजन। जैसे सबसे पहले कहा जाता है ब्लू ग्रीन एल्गी, इसने ऑक्सीजन को क्या किया है? रिलीज किया है, जिसे हम साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं। ठीक है, साइनोबैक्टीरिया तो प्रोड्यूसर है साइनोबैक्टीरिया एक। तो ऑक्सीजन के बारे में इतना याद रखें। ऑर्गन हमें पता है कि सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली अक्रिय गैस है, केवल इतना ही लिखना है, ऑर्गन का परसेंटेज लिखना है और क्या लिख देना है? सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली अक्रिय गैस है, सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली अक्रिय गैस। ठीक है, एक गैसेस के बारे में बहुत ज्यादा क्वेश्चंस हमसे पूछे जाते हैं, उसे हमें समझना है। CO2 डालना, और ये आप देखेंगे जितने आगे के कन्वेंशंस वगैरह पढ़ेंगे वो बहुत CO2 पे। जैसे क्लाइमेट चेंज, यहाँ पर क्या रहे हो? जलवायु, और क्लाइमेट चेंज में इसका कंट्रीब्यूशन बहुत है। तो CO2 के बारे में पहली विशेषता, आप परसेंटेज जानते हैं 0.0 कितना है? 38% माने, हालांकि अब बढ़कर 0.4 मिल रहा है, ओरिजिनल इतना ही परसेंटेज आज भी माना जाता है। तो हमें समझने वाली बात यह, सर्वाधिक भारी गैस मानी जाती है, सर्वाधिक भारी, धरातल के निकट मिलती है, इसलिए धरातल के निकट मिलती है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है। ग्लोबल वार्मिंग समझते हैं क्या? हाँ, जो पृथ्वी के तापमान को बढ़ा देती है। ठीक है, तो ये यहां से समझना है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए इसके बहुत पॉजिटिव इंपैक्ट भी हैं और नेगेटिव इंपैक्ट भी हैं अपने आप में। और आपको पता होगा कि CO2 की प्रेजेंस में ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी होती है, उसी से प्रोड्यूसर या पादप जो होते हैं वो अपना भोजन बनाते हैं। तो हम क्या लिखेंगे? इसी के उपस्थिति में कौन सी क्रिया होती है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। ठीक है, इतनी बातें हमें यहां समझना। धरातल के निकट आप समझिए ये होती है, इसका आगे बहुत कॉन्सेप्चुअल यूज होगा जो हम आगे आपको कनेक्टिविटी में समझाएंगे। अभी यहां पर केवल इतनी बातें याद रखनी है आपको। अगला देखेंगे हम। अब बताते हैं आपको, एक है यहां पर जलवाष्प से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जलवाष्प, हेडिंग बना लीजिए जलवाष्प। एक तो मात्रा याद रखना है कि 0% भी कहीं कहीं मिलेगी और कहीं कितने मिलेगी? 4%। दूसरा कहते हैं कि मौसम के लिए सर्वाधिक जिम्मेदार यही है। भाई बिना जलवाष्प के क्या मौसम में कोई विशेष परिवर्तन हो सकता है? नहीं। ठीक है। तीसरी बात आपको ये याद रखनी है कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए भी सर्वाधिक जिम्मेदार यही है। तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए सर्वाधिक जिम्मेदार, ठीक है। जैसे ग्रीन हाउस इफेक्ट भी CO2 दिखाती है, लेकिन ये किसके लिए? ग्लोबल वार्मिंग के लिए दिखाएं। तो ये यहां से याद रखना है। अब एरोसॉल की अगर हम बात करें, इसमें भी केवल ये लिख लेना है कि मौसम संबंधी घटनाओं के लिए आधार देते हैं, मौसम संबंधी घटनाओं में योगदान। जैसे मैं आपको बताऊं, ध्यान से समझिए, अगर ये एरोसॉल धूल के कण ना हो तो क्या जलवाष्प संघनित हो पाएंगी? संघनन मतलब कंडेंसेशन। और अगर वाटर का कंडेंसेशन ही नहीं हुआ तो क्या वो कभी वर्षण में परिवर्तित हो पाएंगे? नहीं हो पाएंगे। तो इसलिए इन एरोसॉल का बहुत क्या होता है? कंट्रीब्यूशन होता है, क्योंकि इनके बिना संघनन संभव नहीं है। और अगर संघनन मतलब कंडेंसेशन, और कंडेंसेशन अगर नहीं हुआ तो पार्टिसिपेशन बोलते हैं, जिसे वर्षण कहते हैं, तो वो भी संभव नहीं। वर्षण मतलब वर्षा, रेनफॉल ही नहीं होगी। बात समझ रहे? तो इसलिए एरोसॉल किसके लिए होते हैं? मौसम संबंधी घटनाओं के लिए बहुत कंट्रीब्यूटेड होते हैं। तो इतनी बातें आपको किस में जाननी है? इनकी बेसिक उसमें। अब हम समझते हैं इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है वायुमंडल का। यहां से समझना शुरू करिए। एक फिगर में हम सब चीजें बता रहे हैं, लगभग सभी क्वेश्चन वहां से कवर हो जाएंगे फिगर्स के फॉर्म में अगर देखें।
तो आप डाल लीजिए वायुमंडल की संरचना। स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। दो आधारों पर डिवीजन है अगर हम देखें, एक तापमान के आधार पर और एक रासायनिक संरचना के आधार पर। ठीक है, तो हम दोनों को देखें। हम पहला जो क्लासिफिकेशन आपको फिगर बनाने जा रहे हैं वो किसके बेसिस पर? टेम्परेचर के बेसिस। तो 2-3 यहां से टेम्परेचर के फिगर्स बनेंगे, उन्हीं में सब कुछ आ जाएगा। तो ये बात समझ में आ रहा है कि दो क्लासिफिकेशन का बेस क्या है? टेम्परेचर है और एक क्या है? रासायनिक संरचना। ठीक, तो टेम्परेचर के बेसिस पर देखें। हम केमिकल स्ट्रक्चर कर सकते हैं। देखिए फिगर अच्छा है, एक हम इस तरीके से बना देते हैं। जैसे मान लीजिए ये अर्थ है, ठीक है, अभी ध्यान से समझते जाइए। ये यहां पर इक्वेटर ऐसे होगा और ये क्या होगा? इसका पोल होगा। इसके ऊपर अगर हम जाएंगे तभी तो हमें मिलेगा ऐसे। तो इस तरीके से अगर हम जाएंगे ऐसे, तो ये पहला जो धरातल के बाद शुरू होगा वो कहलाता है हमारा क्षोभ मंडल। ठीक, और हम केवल अभी स्ट्रक्चर समझा रहे हैं नाम, क्योंकि नाम से ही कई बार वनडे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए। तो पहला क्या हो जाएगा? क्षोभ मंडल। फिर हम फिगर बनाएंगे, फिगर से ही समझिएगा। दूसरा जो आएगा वो क्या कहलाएगा आपका? समताप मंडल। समताप मंडल। और तीसरा जो स्ट्रक्चर आएगा वो क्या कहलाएगा आपका? मध्य मंडल। और चौथा जो आएगा वो हमारा ताप मंडल कहलाएगा। और ये ताप मंडल दो में बटा हुआ है, एक आयनन मंडल और एक बहिर्मंडल। अब ध्यान से समझिए, इसे हम ट्रोपोस्फीयर कहते हैं इंग्लिश में, इसे हम स्ट्रेटोस्फीयर कहते हैं। इंग्लिश में भी नाम पूछे गए, इसे मेसोस्फीयर कहते हैं, इसे आयनोस्फीयर कहते हैं और इसे एक्सोस्फीयर कहते हैं। ठीक, ये बाउंड्रीज जो मैंने यहां से खींची हैं, ये यहां पर एकदम से क्या होता है कि टेम्परेचर में चेंज देखने को मिलने लगता है। तो इसीलिए इसे हम ट्रोपोपोज कहते हैं। ये क्या कहलाता है? ट्रोपोपोज। ये जो है ये बाउंड्री क्या कहलाती है? स्ट्रेटोपोज। और इससे अगर हम बात करें तो ये मीसोपोज कहलाई गई। और यहां पर अगर हम देखें तो ये थर्मोपोज है। अच्छा, वो हम डेटा नहीं दे रहे कि वायुमंडल कितनी ऊंचाई तक मिलेगा, क्योंकि डिफरेंट बुक्स डिफरेंट डेटा देती हैं। कुछ लोग मानते 1600, कुछ लोग 11,000 मानते। जैसे सविंदर सिंह की पढ़ो तो वो स्ट्रक्चर को इसे कितना मानते हैं? 11,000 तक क्लासिफाइड करते हैं। जो नई बुकें आ रही हैं उन बुकों में कुछ में केवल 1600 किलोमीटर तक का ही क्लासिफिकेशन दिखाया गया। तो हम वो ऐसे डेटा कभी पूछे भी नहीं जाते जिनमें ऑथेंटिसिटी नहीं होती या आम सहमति नहीं होती, तो हमें उससे मतलब नहीं। अब हम ध्यान देते हैं यहाँ पर समझना थोड़ा, तो केवल अभी हमने नेम समझा है कि क्लासिफिकेशन कितना। तापमान के आधार पर सामान्य केसेस में 4 प्रकार का क्या है वो। अब इसी को कुछ लोग कहते हैं कि कितने में बांटा गया, तो 5 में बांटा गया। अगर 4 नहीं है ऑप्शन में तो हम आंसर क्या सही कर देते हैं? 5। कारण क्या है? क्योंकि जो वनडे एग्जाम की बुकें आ रही हैं वो ताप मंडल में जो आयन मंडल और बहिर्मंडल है उसे अलग अलग काउंट करती हैं। ठीक है, बात समझ में? तो ये केवल नाम के लिए फिगर बनाइए, फिर हम एक डिटेल के लिए फिगर दूसरी तरीके का बनाते हैं, क्योंकि अर्थ को हम गोल ना बनाकर घर का इसमें स्क्वायर फॉर्म में बनाएंगे। तो इसे बना लीजिए फटाक से फिर, क्योंकि फिगर्स के फॉर्म में ज्योग्राफी अगर आप पढ़ लेंगे तो ज्योग्राफी दिमाग में रुक जाएगी। बाकी लिख लिख कर पढ़ने से न रुकी है आज तक और न रुकेगी। जीवन में रोकना ही का प्रयास किया जा रहा है। जो आता है वो चला जाता है, रुकता ही तो नहीं है ना रवि? तुम लोग कुछ रुक गया है क्या जीवन में? कुछ भी नहीं रुका।
कि तैयारी रुकी नहीं तो क्या चल, तुम तो सोच रहे हो कि तैयारी जीवन से चली जाए, रुक कर ही तो रह गई। तो नाम पूछे जाएंगे, क्रम बता देंगे आप। चल अब देखिए, इसी में बना नहीं पाया था क्या? एक हम लोग फिगर इस तरीके से बनाते हैं, जैसे सबसे थोड़ा बड़ा टाइप का, ये हम मान लेते हैं कि धरातल शुरू हुआ और इधर हम दिखाएंगे पोल, ध्रुव, क्या कहते हैं, और इधर हम दिखाएंगे इक्वेटर मतलब विषुवत रेखा, ठीक है। और हम देखेंगे कि ऐसे एक लाइन पहले खींचेंगे ये, और यहां पर लिखेंगे हम 8 किलोमीटर, और यहां पर हम लिखेंगे 18 किलोमीटर, ठीक है। कारण क्या है कि ये पहला मंडल जो हमने बनाया है वो कौन सा है आपका, क्षोभ मंडल, ठीक है। और क्षोभ मंडल की ध्रुवों पर ऊंचाई हमें कितनी देखने को मिलती है, 8 किलोमीटर, और विषुवत रेखा पर कितनी हमें मिलती है, 18 किलोमीटर। और एवरेज अगर पूछे तो इसी का एवरेज निकालोगे, 26/2 करोगे 13 आएगा, तो एवरेज 13 से 15 मिलता है। तो औसत जो है विस्तार कितना है। तो आपसे पूछा जाए कि क्षोभ मंडल का विस्तार क्या सभी जगह समान है, तो नहीं, बस समझिए। और ये क्या ऋतुओं का प्रभाव पड़ता है, पड़ेगा ऋतुओं का प्रभाव, जैसे समझिए। अब थोड़ा इसे इधर भी समझते जाइए, ये जैसे अर्थ है, अब यहां पर हमने पोल बताया था और यहां क्या बताई थी, इक्वेटर बताई थी। अब इस तरीके से वायुमंडल होगा, यहां देखिए कम डिस्टेंस दिख रही है और यहां ज्यादा दिख रही है नहीं, तो यहां कितनी तक मिलेगी, 18, और यहां कितना, 8। और जब सनलाइट पड़ेगी तो यहां लंबवत पड़ेगी, तो यहां इसका विस्तार बढ़ेगा। ग्रीष्म ऋतु में ये क्या होती है, विस्तारित होती, लेकिन विषुवत रेखा पर ज्यादा विस्तारित होगी और ध्रुवों पर क्या होगी, कम होगी, क्योंकि सनलाइट टेम्परेचर के आधार पर क्लासिफाइड है ना, बात समझ गए। तो ऋतुओं का भी प्रभाव पड़ता है, ये कॉन्सेप्चुअल थोड़ा समझते जाएगा। इसे क्षोभ मंडल क्यों कहते हैं, क्योंकि आपको पता है क्षोभ का मीन्स ही होता है डिस्टर्बेंस, और इसमें बहुत डिस्टर्बेंस है, क्योंकि टेम्परेचर इसमें क्या बहुत ज्यादा उथल पुथल मचाएगा। अभी हम क्यों उथल पुथल मचाएगा इसे समझ लीजिए। जैसे अर्थ है, अभी टेम्परेचर को हम समझाएंगे, इस पर इस तरीके से टेम्परेचर ऊपर से आएगा, लेकिन हमें पता है कि 2 तरीके की तरंगे होती हैं जो सूर्य से निकलती हैं, एक कहा जाता है दीर्घ तरंग और एक कौन सी कहलाती है, लघु तरंग, है ना। और दीर्घ तरंग के लिए कहा जाता है कि जो हमारा वायुमंडल है वो पारदर्शी का काम करता है, आने देता है, कहता आइए। बड़ा लोग अभी आपके गांव में प्रधानमंत्री जाए तो रोकोगे, कहेगा हमारे गांव में प्रवेश मत करो, मुख्यमंत्री सांसद रोकोगे, छोटा व्यक्ति जाए तो आप क्या कहोगे, प्रतिबंधित कर सकते हो। तो पारदर्शी का काम करते हैं, मतलब ये सभी कीड़ों को धरातल तक क्या करने देते हैं, आने देते हैं। अब बात हम करते हैं जब ये यहां से छोटी तरंगों में, मैंने उल्टा बोल दिया, लघु तरंगों के रूप में आता है, उसके लिए सॉरी, यहां पर दीर्घ तरंग नहीं, तो लघु तरंगों के लिए क्या होता है, पारदर्शी, और यहां इसके लिए पारदर्शी होता तो ये नहीं आने देता। दीर्घ तरंगों के रूप में जब ये जाता है तब क्या होता है। और एक बात टेम्परेचर की समझिएगा, साइंस का कॉन्सेप्ट है, जैसे जैसे किसी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे वो लघु तरंगों में ज्यादा क्या करेगा, रेडिएशन करेगा, विकिरण करेगा, और जब टेम्परेचर कम होगा तो वो दीर्घ तरंगों के रूप में विकिरण करेगा। तो सूर्य का पास टेम्परेचर बहुत है, क्योंकि वहां पर हाइड्रोजन के 2 पार्टिकल टकराते हैं और नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होती है, और बहुत बड़ी मात्रा में वहां पर एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। तो जिसकी वजह से आपको पता है वहां जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा है तो लघु तरंगों के रूप में आता है, तो उसके लिए क्या है, पारदर्शी, और दीर्घ तरंगों के रूप में क्या हो जाएगा, अपारदर्शी। तो धरातल जो होता है वो नीचे से ऊपर की ओर गर्म होता है, और नीचे से ऊपर की ओर गर्म होगा, हम आगे अभी पढ़ाएंगे। 165 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस ऊपर की ओर टेम्परेचर क्या होता है, कम होता है, बस समझ रहे, ठीक। तो ये यहां से आपको बात समझनी। तो जब हम यहां से जाएंगे तो इसमें टेम्परेचर में क्या होगा, बहुत परिवर्तन होगा, और जब टेम्परेचर में बहुत परिवर्तन होगा
तो हम कहते हैं कि इसी में सभी मौसम संबंधित घटनाएं होती हैं। तो इसमें क्या लिखेंगे? मौसम संबंधी घटनाओं के लिए। घटनाएं घटित होती हैं। ठीक। अब कौन कौन सी मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं उन्हें लिस्टेड कर ले। हमें पता है कि मौसम संबंधित घटनाएं, चाहे हम कहें बादल बनना, कैसी घटना है, चाहे हम कहें कोहरा या कुहासा, आंधी तूफान जो भी है, वाताग्र, ये सभी घटनाएं जो होंगी, वर्षा, ये किसमें होंगी? इसमें। अब जहां पर इतना तूफान या डिस्टरबेंस होगा तो क्या यहां वायुयान उड़ाना अच्छा माना जाएगा? नहीं। तो ये भी प्रश्न पूछा जाता है। अब दूसरा समझें, जब हम उसके बाद आगे बढ़ेंगे किसमें चले जाएंगे? समताप मंडल। अब बताइए, पूछा जाए समताप मंडल का विस्तार कहां ज्यादा होगा? ध्रुवों पर। किस लिए? क्योंकि यहां तो 8 ही था। अब 8 से यहां ये इसकी लिमिट कितनी बताई जाती है? 50 किलोमीटर। और उसकी वजह से यहां पर क्या हो जाएगा? फिर इसे समताप मंडल क्यों कहा जाता है? जैसे हम बताएंगे आगे टेम्परेचर की, यहां पर टेम्परेचर -45 डिग्री सेल्सियस मिलता है, समझे, ऊपर बढ़ने की वजह। और फिर यहां अगर हम जाएंगे तो यहां पर 80 तक मिल जाता है माइनस का। ठीक। और जैसे हम ऊपर बढ़, फिर उसके बाद यहां पर एक कौन सी ये पड़ती है? ट्रोपोपोज। इसके बाद कहते हैं टेम्परेचर एकदम रुक जाता है। और बीच में जब हम इसमें ऐसे पहुंचते हैं तो बीच में एक हमें लेयर मिलती है 22 से 35 किलोमीटर के बीच, जिसे हम क्या नाम दे देते हैं? ओजोन लेयर। और कहते हैं कि ये ओजोन जो परत है वो परावैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है, और जिसकी वजह से इसका टेम्परेचर बढ़ने लगता है। इसमें इसे समताप मंडल क्यों कहा गया? क्योंकि ट्रोपोपोज के बाद इस परत का तापमान स्थिर हो जाता है, टेम्परेचर रुक जाता है, टेम्परेचर घटना या बढ़ना बंद हो जाता है। बात समझ रहे हैं? और फिर मैंने बताया कि ओजोन परत के पश्चात टेम्परेचर इस परत का बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? क्योंकि ओजोन परत परावैंगनी किरणों को क्या कर लेती है? अवशोषित कर लेती है। तो इस फिगर में आगे यहां पर लिखेंगे ओजोन परत। ठीक। समताप मंडल क्यों कहते हैं? तो हमने क्या बताया आपको? जी लिख लिया, इसमें एक लिख लीजिएगा यहां इसमें, समताप मंडल। ये कौन सा मंडल चल रहा है? समताप। ठीक। और दूसरी बात हमने आपको क्या बताया? अब उसके ऊपर अगर हम बढ़ेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? मध्य मंडल की अगर हम बात करते हैं तो हमें कहां तक मिलेगा? 80 किलोमीटर तक। अब आपसे कोई पूछे कि बताइए विषुवत रेखा पे ज्यादा मिलेगा या ध्रुवों पर ज्यादा? कोई कम ज्यादा नहीं, क्योंकि यहां तो क्या मिला था? स्ट्रेटोस्फीयर समान विस्तार होगा। 2-3 बातें इसमें याद रखनी मध्य मंडल में। एक तो पहले क्वेश्चन के हिसाब से हम देखें, यहां -100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मिलेगा, सबसे कम तापमान वाली परत, सबसे कम तापमान वाली परत। दूसरा, नोक्टिलूसेंट बादल यहां देखने को मिलते हैं। ठीक। लेकिन ये वर्षा नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये लिखेंगे। तीसरा, चलिए इतना ही लिखो पहले। तो ये मध्य मंडल हो गया आपका मेसोस्फीयर। तो सबसे कम तापमान वाली परत है। और कौन से बादल देखने को मिलते हैं? लोकटिस। हालांकि यहां भी एक बादल आ जाते हैं, इसमें भी नेक्रियोस करके, लेकिन उनका कोई कुछ लोग जिक्र मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते कि क्षोभ मंडल से ही शिफ्ट करके जलवाष्प कहां आ जाती है? यहां पर। ठीक है, तो इसमें अब उसके बाद अगर हम जाएंगे तो हमें पता है कि बहुत ज्यादा टेम्परेचर हमें मिलेगा, और उस परत को हम कहते हैं आयनन मंडल। इसमें क्या होता है? गैसों का आयनन हो जाता है। ठीक।
और क्या याद रखेंगे, ये संचार के लिए उपयुक्त होती है, संचार हेतु प्रयुक्त होती है। ठीक है, लिख लिया। क्योंकि यहीं से क्या होता है हमारे संचार वगैरह, और इसी में जनरली हम क्या स्थापित कर देते हैं, सैटेलाइट। इसी में हमें क्या देखने को मिलते हैं, सैटेलाइट। ठीक, ये बात सुनिए। और उसके बाद जो हमें मिलता है देखने को, वो कौन सा मिलता है, वही मंडल, एक्सोस्फीयर। ठीक, अब एक बात और याद रखें, ये 640 तक हमें मिलता है, 640 किलोमीटर। और इसके बारे में कुछ हमें मिलता नहीं, कुछ लोग 1100 लिखते हैं, लेकिन कोई ऑथेंटिसिटी डेटा नहीं। इसमें केवल हमें गैसेस के रूप में हाइड्रोजन के कण मिलते हैं, हाइड्रोजन के कण मिलते हैं। ठीक, अब वो भी बहुत, और सर्वाधिक तापमान इसी परत का होता है। ठीक है, लेकिन असर दिखाई नहीं देता है क्योंकि कण बहुत दूर दूर होते हैं, तो सर्वाधिक ताप होता है इसका। ठीक, तापमान इसी का होता है। ये फिगर बना लीजिएगा। यहां तक सबको समझ आ रहा है, कोई डाउट किसी को? अब कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे ओजोन परत किस मंडल में है, समता में। इसी में एक फैक्ट और ऐड ऑन कर लीजिए कि वायुयान उड़ाना इसमें बहुत अच्छा माना जाता है, ये पूछा जाता है। उड़ाने हेतु आदर्श, हेतु आदर्श, वायुयान उड़ाने हेतु आदर्श। रफ करें तो देखिए क्या क्या आपको याद हो। ये सब क्वेश्चन पूछे जाएं कि कहां पर कितनी ऊंचाई, किसका क्या नाम है, किसके कौन परत, किस उसकी स्पेशल विशेषता क्या है, जो पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं सबका मैंने। गैसों का आयनन होता है, यहाँ पर क्या है, संचार हेतु उपयोग होता है, या नोक्टिल्यूसेंट बादल मिलते हैं सबसे अधिक तापमान वाला, हमने क्या लिख दिया, ये सबसे अच्छा सही है, सबसे कम तापमान वाला है, ये सबसे अधिक तापमान वाली है। फिर हम कहें वायुयान उड़ाने के लिए, ये किसके लिए, मौसम संबंधी। कोई पूछे बादल, आंधी तूफान, ये सब कहाँ जाता है, इसी में है। ठीक, तो इतनी बातें यहाँ पर आपको स्पेशल इसकी फीचर्स याद रखना। नहीं ऐसा थोड़ी ना होता, उड़ते तो इसी में है सामान्यतः, समझे। 2-3 किलोमीटर से ऊपर वायुयान जाता नहीं है, 18 किलोमीटर तक परत उड़ाना आदर्श माना जाता है। ठीक, तो यहां तक सबको क्लियर है। अब हम एक टेम्परेचर का बनाते हैं, जो क्वेश्चंस अक्सर पूछा जाता है वहां से। ठीक है, देखिए चाहे तो हम बड़ा सिंपल सा बना लें, जैसे अगर हम बात करें, ये ट्रोपोस्फीयर है, ये स्ट्रेटोस्फीयर है, ये मेसोस्फीयर है, ये आयनोस्फीयर है, और ये हमारा एक्सोस्फीयर। अब ऐसे समझ जाओगे। ठीक, इसमें हम बना दें माइनस, मतलब टेम्परेचर ऊपर जाने पे घटता है, इसमें भी बढ़ता है अंततः, इसमें भी घटता है, बाकी इसमें भी बढ़ता है, इसमें भी बढ़ता है। तो एक हम ऐसे भी कर सकते हैं, इसका मतलब प्लस वृद्धि को दिखाता, मैथमेटिक्स तो पढ़ते हो, और माइनस कमी को दिखाता। प्रश्न इतना ही बनता है कि किस परत में कम होता है तापमान और किस परत में बढ़ता है। बात समझ बार, एक ऐसे बना लीजिए और वहां लिख दीजिएगा कि प्लस साइन का मतलब है टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, और माइनस साइन का मीन है टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है। बात समझ में आई इतनी? ठीक,
रफ करें। कुछ बेसिक बातें और बताते हैं इसी में। टेम्परेचर को लेकर बहुत ज्यादा आप कॉन्सेप्ट पढ़ोगे यहां पर। अर्थ में कुछ टेम्परेचर को क्लासिफाइड किया गया, जैसे ये मान लीजिए 0 डिग्री इक्वेटर है और इस तरीके से 23.5 और 23.5। आपको पता ही होगा इसे हम क्या कहते हैं, कर्क रेखा। क्या कहते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, या हम कहें कर्क रेखा। इसे हम क्या कह देते हैं, मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। मकर रेखा। यहां तक बात समझ आए। सन की जो लाइट है वो यहां कैसी पड़ती है, परपेंडिकुलर, इस जोन में, और इसकी वजह से कहते हैं इसमें सर्वाधिक तापमान रहता है, इसीलिए हम इसे कहते हैं ट्रॉपिकल जोन। जोन हमने बताया है ज्योग्राफी में, जोन या हम कहें कटिबंध क्षेत्र को कहते हैं एरिया को रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, ये कीवर्ड समझ ले। तो इसे हम क्या कहते हैं, उष्णकटिबंधीय, हिंदी में क्या कह देते हैं। फिर उसके बाद हम चले जाते हैं 66.5 डिग्री तक, इसे आपको पता है आर्कटिक वृत्त कहते हैं। अगर हम ऐसे लिख दें यहाँ पर आर्कटिक सर्कल, यहां पर इसे हम क्या कहेंगे 66.5 को, ये साउथ होता है, ये नॉर्थ होता है। यहाँ 23.5 डिग्री नॉर्थ है और यहाँ हम लिख दें 23.5 डिग्री साउथ। इन वाले एरिया को हम क्या कह देते हैं, टेम्परेट जोन। या हिंदी में हम कहते हैं शीतोष्ण कटिबंध। यहां पर भी हम क्या कहेंगे इसे, टेम्परेट जोन, या हम कहेंगे शीतोष्ण, और इसे हम फ्रिज्ड जोन कहते हैं, या हम शीत कटिबंध कहेंगे। नब्बे डिग्री यहां पर होता है, ये नॉर्थ पोल होता है, यहां पर साउथ पोल होता है। तो ये बना लीजिए टेम्परेचर का है। इसमें एक हीट बजट अपने आप में हम टॉपिक पढ़ाएंगे आपको, अभी बेसिक्स कराना। कॉपी पे नोट कर लिया करिए, जितना नोट करोगे उतना ही ज़्यादा समझ आएगा। समझ में आ रहा है? आगे बताएं। तो आपसे अगर कोई पूछ दे पूरी पृथ्वी जो ग्लोब है वो कितने ताप कटिबंधों में विभाजित है, तो 3। कौन कौन से, ट्रॉपिकल, टेम्परेट और फ्रिज्ड, है ना। हिंदी में कहें तो उष्ण कटिबंधी, शीतोष्ण कटिबंधी और शीत कटिबंध। किसी कोई डाउट? इनका क्षेत्र पूछा जाता है तो 0 मतलब 23.5 के बीच में कौन सा है, ट्रॉपिकल, 23.5 से 66.5 के बीच में कौन सा है, टेम्परेट, और 66.5 से 90 के बीच में कौन सा, फ्रिज्ड या शीत कटिबंध। बता लेंगे। ये प्रश्न सब आगे अभी यूज होगा, ये बेसिक कॉन्सेप्ट आगे यूज होंगे, क्योंकि ITCZ समझाना है, इंट्रा ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, तब वहां सब यूज होगा। रफ कर दें। इसी तरीके से हमारे यहाँ प्रेशर के आधार पर आपको बहुत सी चीजें डिवाइड की गई हैं, तो वो भी समझ।
हम इसमें अभी आपको सब समझाएंगे। सोलर कांस्टेंट क्या होता है, सूर्य स्थिरांक जानते हैं कोई लोग क्या होता है? छोटा सा टर्म है, आप समझिएगा। सोलर कांस्टेंट हम फैक्चुअल पर बात करेंगे। सूर्य स्थिरांक बोलते हैं, सूर्य स्थिरांक, ठीक है। क्या, जैसे ये ग्लोब है, मतलब ये अर्थ है। अभी हमने बताया ट्रोपोस्फीयर पड़ता है 18 किलोमीटर वाले एरिया पर। ये देखा जाता है अगर हम यहाँ 1 वर्ग सेंटीमीटर एरिया ले लें और 1 मिनट तक हम देखें यहाँ कितना सूर्य तप प्राप्त हुआ, तो वो मिलता है 1.94 कैलोरी प्रति वर्ग सेंटीमीटर प्रति मिनट। उसी को हम क्या कह देते हैं, सोलर कांस्टेंट। समझ आया नहीं? क्षोभ मंडल की जो ऊपरी परत है जिसे ट्रोपोपोज कहते हैं, वहां पर अगर 1 वर्ग सेंटीमीटर एरिया ले लें, 1 वर्ग मीटर नहीं, 1 वर्ग सेंटीमीटर, और उसमें 1 मिनट तक देखें कि उसे कितना सूर्य तप प्राप्त हुआ, तो वो कितना मिलता है 1.94 कैलोरी। इसे लगभग 2 कैलोरी कुछ लोग लिख देते हैं। बढ़िया है, कैप की जगह ये निकाल के लिख देंगे। इसे क्या कह देते हैं, प्रोक्स 2 कैलोरी कह देते हैं। तो ये जो 2 कैलोरी है यही क्या कहलाता है, आपका सोलर कांस्टेंट है, ठीक है। और इसी में हम लोग हीट बजट पढ़ेंगे। अगर हम इसे 100 यूनिट मान लें तो कितना धरातल तक पहुंचता है, तो धरातल तक कितना पहुंचता है, केवल 51 यूनिट पहुंचता है। और वो धीरे धीरे फिर वापस चला जाता है। अगर वो कहीं रुक जाए तो सब तहस नहस कर देगा, ठीक। और एकदम चला जाए फिर भी तहस नहस कर देगा, ठीक। तो वो हम लोग टॉपिक में ही पढ़ेंगे। तो सोलर कांस्टेंट समझ में आ रहा। ताप कटिबंध मैंने समझाया, सोलर कांस्टेंट। अब आगे समझिए, एक टर्म आपको पहले समझना है साइंस के बेसिस पर, दाब, प्रेशर किसे कहते हैं बताइए? यफ अपान ये सुना होगा, क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल। तो हम परिभाषाएं जब निकालते थे तो कैसे कहते थे कि नीचे वाले को 1 बना देना। तो अगर हम इसे 1 ले लेते हैं तो हम कह सकते हैं एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल क्या है। अब ऐसे समझिए, अब हमें यहां समझना है वायुमंडलीय दाब। हमें क्या समझना है, वायुमंडलीय दाब, ठीक। तो वायुमंडलीय दाब क्या हो जाएगा कि वायुमंडल, अगर हम कुछ भी एकांक क्षेत्रफल ले लें और वायु द्वारा उस पर जो दाब लगाया जाएगा वो क्या कहलाएगा, वायुमंडलीय। तो आप हेडिंग बनाएंगे वायुमंडलीय दाब और उसमें लिख लेंगे एक लाइन में, एकांक क्षेत्रफल पर या इकाई क्षेत्रफल पर वायु द्वारा आरोपित बल वायुमंडलीय दाब कहलाता है। वायु द्वारा आरोपित बल वायुमंडलीय दाब कहलाता है। अब समझने वाली बात यहां पर है कुछ चीजें। आपको पता है हमारे यहाँ जो वायुमंडलीय दाब है वो कहाँ से मेजर किया जाता है, समुद्र तल से। अब मैंने पहले बताया है कि ज्योग्राफी में सभी चीजें सी लेवल से या समुद्र तल से ही मेजर की जाती, क्योंकि उसमें परिवर्तन क्या है, कम से कम। तो सी लेवल से मेजर की जाती है। तो सी लेवल पर ऑथेंटिक कितना माना जाता है, 113 मिली बार। पॉइंट में भी समथिंग है। तो अगर पूछा जाए इसी से जब बढ़ता है तो हम कह देते हैं वायुमंडलीय दाब बढ़ रहा है, और घटता है तो हम कहते हैं घट रहा है। तो मानक वायुमंडलीय दाब करके लिख लो, ये पूछा जाता है पेपर में, लगभग 113 मिली बार मानक वायुमंडलीय दाब। हाँ 1013, 1013, 1013, ठीक है।